तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करेगा। ये हमारा लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 14 है जो चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर फिजिक्स से रिलेटेड है। तो आइए हम सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को देखते हैं कि क्या होता है। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? द फिनोमिना ऑफ टू और मोर वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, कंबाइनिंग टू फॉर्म अ वेव, ये दोनों कंबाइन होती हैं और एक नई वेव बनाती हैं, इन विच द डिस्टर्बेंस एट एनी पॉइंट इज द अलजेब्रिक और वेक्टर सम ऑफ द डिस्टर्बेंस ड्यू टू द इंटरफेयरिंग वेव एट दोज पॉइंट्स। दो वेव्स मिलकर एक नई वेव बनाती हैं और दोनों वेव्स की अलग अलग जो डिस्टर्बेंस होती है वो कंबाइनिंग इफेक्ट में क्या होती है, अलजेब्रिक सम हो जाती है। दो वेव्स का मिलके एक नई वेव बनाना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाता है और दोनों की डिस्टरबेंस जब जिस पॉइंट पे मिलती है वो अलजेब्रिक या वेक्टर सम होती है। सिंपल इज दैट। इंटरफेरेंस इफेक्ट जो होता है लाइट का इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं होता, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ जो विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ 4 एक्सपोनेंट माइनस 7 से 7 एक्सपोनेंट माइनस 7 तक होती है। इतनी बारीक, इतनी छोटी वेवलेंथ होती है कि हम इसको इजीली ऑब्जर्व नहीं करवा सकते। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की। हमारे पास दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास इस तरह से होता है कि पहली वेव की अगर क्रस्ट, जिस ये हमारे पास क्रस्ट होता है, ये हमारे पास क्रस्ट होता है, ये हमारे पास जो नीचे जाता है उसको ट्रफ कहते हैं, यानी कि नशेब और फराज। नशेब कहते हैं ट्रफ को और फराज कहते हैं क्रस्ट को, ऊपर और नीचे, जिंदगी के नशेब और फराज जिसको कहा जाता है। तो हमारे पास इफ द क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द क्रस्ट ऑफ द अदर देन दीज वेव्स आर सेट टू इंटरफेस कंस्ट्रक्टिवली। अगर दो वेव्स आपके पास इस तरह से मिले कि पहली का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट और पहली का ट्रफ दूसरी के ट्रफ से आके मिले, तो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और हमें ब्राइट फ्रिंजेस नजर आती हैं। अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, द क्रस्ट ऑफ वन, पहली वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ से जाके मिलता है। पहली वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ से जाके मिलता है और पहली वेव का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट से जाके मिलता है, एंड देयर डिस्प्लेसमेंट कैंसिल एट एवरी पॉइंट, देन टू वेव्स आर सेट टू इंटरफेस डिस्ट्रक्टिवली। यहाँ देखिए क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये दोनों लेट सपोज ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर दोनों मिलेंगे, ये डिस्टर्बेंस 2-2 सेंटीमीटर, एल्जेब्रिक सम कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, ये ऊपर चली गई है रिजल्टेंट में ऊपर। ये हमारे पास आप आते हैं ट्रफ पे, ट्रफ 2 सेंटीमीटर नीचे, इसका ट्रफ 2 सेंटीमीटर नीचे, एल्जेब्रिक सम दोनों का क्या हुआ नीचे की तरफ 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से वेव हमारे पास जो होता है इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और ब्राइट इफेक्ट मिलते हैं। अब बात होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रस्ट ऊपर की तरफ है, ट्रफ नीचे, यानी ये प्लस और ये माइनस, जब +2 और -2 मिलेंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ ये -2 है, ये +2 है, ये भी जीरो हो गया। सिमिलरली हम इस तरह से चलते रहे, हमारे पास बिल्कुल फ्लैट लाइन आ गई। कंडीशंस क्या होनी चाहिए इंटरफेरेंस करवाने के लिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए? द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट क्या चीज़ है, ये एक अलग स्टोरी है, इसको हम बाद में अभी देखेंगे, इसी लेक्चर में देखेंगे एक दो स्लाइड बाद कि व्हाट इज कोहेरेंस, कोहेरेंसी क्या होती है, फेस कोहेरेंसी क्या होती है। यानी कि दोनों सोर्सेज कोहेरेंट होनी चाहिए, अपने जहन में रखिएगा। अभी देखते हैं कि कोहेरेंट क्या होती है। द सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक को हम यहाँ पर ही क्लियर कर देते हैं, दोनों सोर्सेज एक ही कलर की होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर्स की, ठीक है जी। द सुपरपोजिशन मस्ट बी अप्लाइड। द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मस्ट बी अप्लाई, यानी दोनों को मिलना चाहिए, ये नहीं कि एक जा रही है मशरिक में एक जा रही है मगरिब में, दोनों को मिलना चाहिए, कॉन्साइड करना चाहिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए। द टू सोर्सेज ऑफ वेव शुड बी नैरो एंड क्लोज। दोनों सोर्सेज नैरो होनी चाहिए और क्लोज होनी चाहिए, दोनों सोर्सेज को नैरो भी होना चाहिए और क्लोज भी होना चाहिए। मैथमेटिकल कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए मैथमेटिकल कंडीशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस व्हेन पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या चीज होती है, अपने जहन में जरा
रखिएगा, आगे भी समझेंगे और आगे भी काम आएगा। दो वेव्स फर्ज करें एक ही पॉइंट से चलना शुरू हुई, दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस 0 है क्योंकि इनिशियली एक ही जगह से चली। फर्ज करें कि पहली वेव आपके पास चल रही है एक लाइन से और दूसरी वेव उसके आगे 2 मीटर डिस्टेंस से चल रही है। दूसरी वेव 2 मीटर डिस्टेंस के फासले से उससे चलना शुरू हुई, तो आपके पास पाथ डिफरेंस हो गया 2 मीटर। अगर पहली वेव से दूसरी वेव आधे मीटर के फासले पे थी तो पाथ डिफरेंस हो गया हाफ मीटर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस व्हेन पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 0। या तो पाथ डिफरेंस 0 हो या दोनों वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है, तो पाथ डिफरेंस इसके दरमियान क्या होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, या 2 लैम्डा होना चाहिए या 3 लैम्डा होना चाहिए या 4 लैम्डा होना चाहिए एंड सो ऑन। यानी पाथ डिफरेंस m लैम्डा भी कह सकते हैं या n लैम्डा भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस m लैम्डा या n लैम्डा हो सकता है, यानी कि s बराबर m लैम्डा की कंडीशन आ गई। m बराबर हो गया 0 1 2 3 के। In case of constructive interference, the resultant intensity is increased and the bright fringe are produced. Destructive interference करवाने के लिए destructive interference takes place when the path difference between two waves is lambda by 2, या तो path difference lambda by 2 हो या 3 lambda by 2 हो या 5 by 2 lambda कह सकते हैं या 5 lambda by 2 हो या 7 lambda by 2 हो या 9 lambda by 2 हो या 11 lambda by 2 and so on. So we can write path difference is equal to m plus half lambda और n plus half lambda भी बहुत से लोग लिखते हैं, तो m और n आपके पास नंबर को ही शो कर रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। m प्लस हाफ लैम्डा यानी कि s इज इक्वल टू s पार्ट डिफरेंस को जाहिर करने के लिए सिंबल होता है s इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा। इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज डिक्रीज्ड एंड द डार्क फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड। रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है और डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस होते हैं। अब हमने आपसे कहा था कि कोहेरेंट सोर्सेज को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होती हैं। दो सोर्सेज विच आर इमिटिंग लाइट वेव्स, दो ऐसी सोर्सेज जो कि लाइट वेव्स इमिटिंग कर रही हैं और दोनों की वेवलेंथ भी सेम, टाइम पीरियड भी सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम, एम्पलीट्यूड भी सेम। द फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस, द फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस शुड बी आइदर जीरो और कांस्टेंट। या तो पाथ डिफरेंस इनका जीरो हो या कांस्टेंट हो, या कांस्टेंट हो जैसे पहले अभी हमने पढ़ा था पार्ट डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, यानी कांस्टेंट पार्ट डिफरेंस चल रहा था। ये आधा लैम्डा 3 बाई 2 लैम्डा 5 बाई 2 लैम्डा, कांस्टेंट पार्ट डिफरेंस वहाँ पे चल रहा था उनका। ठीक है जी। तो हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज ऐसी सोर्सेज होती है जिनका पार्ट डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट हो, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सब चीज़ें। अच्छा जी, यंग्स ने जब ये एक्सपेरिमेंट कराया तो उसने क्या ऐसा काम किया कि उसको कोहेरेंट सोर्सेज मिली। कोहेरेंट सोर्सेज अगर आप गौर करें तो दो बल्ब अगर लाते हैं तो क्या दोनों बल्ब की आपको श्योरिटी है कि फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, वेवलेंथ भी सेम होगी, टाइम पीरियड भी सेम होगा? ठीक है जी, ये आपको कोई श्योरिटी नहीं है, वो भी कोहेरेंट नहीं होती। दो बल्ब एक ही लाइट के लिए आए, एक ही कलर के लिए आए, एक ही कंपनी के लिए आए। अ कॉमन मेथड ऑफ फॉर प्रोड्यूसिंग टू कोहेरेंट सोर्स इज to use one monochromatic source to illuminate a screen with two small slits। सबसे आसान तरकीब जो आप बोलेंगे तो बहुत ही आसान है, कोई काम ही नहीं है। एक स्लिट लगाई, उसके आगे दो स्लिट्स लगा दी। जब उन दोनों स्लिट्स में से लाइट गुजरी तो उन दोनों स्लिट्स ने आपका सोर्सेस के तौर पे बिहेव किया, वो दो नई सोर्सेस बन गई। द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम बोथ स्लिट्स इज कोहेरेंट बिकॉज अ सिंगल सोर्स प्रोड्यूस the original light beam and the two slits serve only to separate the original beam into the parts. Consequently, a random change in the light emitted by the source will in the two separate beams at the same time and the interference effect can be observed. बात मेरी आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि आपके एक सोर्स के आगे हमने दो स्लिट्स लगाए, उन दो स्लिट्स में से जब लाइट गुजरी तो उन दो स्लिट्स ने आपके पास एज आ दो सोर्सेस काम किया और हमारा इंटरफेरेंस हुआ। तो ये थॉमस यंग ने ये काम किया था। आप कह सकते हैं कि इसने जो है काम किया था, बहुत आसानी से काम किया, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। आप बोलेंगे तो कोई काम ही नहीं है। काम उस वक्त बहुत बड़ा काम था, ये अभी हमें लग रहा है कि कोई काम ही नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ा काम था। 1801 में एक्सपेरिमेंट। देखिए जी, हम ये देखते हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, इसके सामने एक सिंगल स्लिट लगा दी, लाइट गई
आगे बढ़ी, इस स्लिट्स में से गुजरी, इस स्लिट्स में से गुजरी, ये लाइट्स आपके पास स्क्रीन तक पहुंची। स्क्रीन के सेंटर पे पाथ डिफरेंस 0 होता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे इंटेंसिटी बिल्कुल हाई है लाइट। ये डिस्ट्रक्टिव होता है, देन कंस्ट्रक्टिव, देन डिस्ट्रक्टिव, देन कंस्ट्रक्टिव, देन डिस्ट्रक्टिव, देन कंस्ट्रक्टिव। इस तरह से यही ऊपर चल रहा है, यही नीचे चल रहा है। यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस λ/2 हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना हुआ आपके पास, लैम्डा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 3λ/2 तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे पार्ट डिफरेंस आपके पास कितना हुआ, 2λ, तो कंस्ट्रक्टिव। यही ऊपर सूरत हाल है, यही नीचे ही सूरत हाल है। अब आपके पास ये स्क्रीन से स्लिट्स का फासला कहलाता है कैपिटल एल, अभी हम आगे भी देखेंगे। दो स्लिट्स के दरमियान फासला कहलाता है स्मॉल डी। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को। द फर्स्ट practical demonstration of optical interference was provided by Thomas Young in 1801. His experiment gave a very strong support to the wave theory. उसके एक्सपेरिमेंट ने लाइट को वेव साबित कर दिया। ये कब पैदा हुए थे, कब मरे थे, क्या काम किए थे, सीधे हाथ पे हमने लिख दिया। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आपके पास देख लें कि क्या होता है। इसको जब डायग्राम सामने होगी तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। हमने कहा कि पीछे एक सोर्स एस रखी हुई है, उसके सामने दो स्लिट्स आ गए, स्लिट्स एक कहलाती है ए, एक कहलाती है बी। इन दोनों स्लिट्स के दरमियान फासला ले लिया स्मॉल डी। स्मॉल डी इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। ठीक है जी, अब आपके पास ये स्क्रीन सामने लगा दी गई, स्क्रीन का सेंटर हो गया सी। एक वेव या एक रे चली जिसका नाम था R1, स्क्रीन तक पहुंची। बी स्लिट से दूसरी रे चली R2, जिसको ने ज्यादा डिस्टेंस किया, R1 ने कम डिस्टेंस कवर किया, R2 ने ज्यादा। अब पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमने पॉइंट ए से एक लाइन गिराई जो 90 डिग्री पे गिरानी होती है। जब जिस पॉइंट पे गिरी उसको हमने पॉइंट डी का नाम दे दिया, ये पॉइंट डी कहलाता है। अब आपके पास पाथ डिफरेंस कितना आया, बी से लेकर डी तक। अब आपने कहा कि आपके पास पाथ डिफरेंस है बी से लेकर डी तक, और पाथ डिफरेंस को, फेज डिफरेंस को एस से जाहिर करते हैं, हमने एस लिख दिया। ये लाइन जो हमने गिराई ये तो 90 डिग्री, ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है जी, ये एंगल हमारे पास थीटा हो गया। दो स्लिट्स के दरमियान फासला स्मॉल डी। स्क्रीन के सेंटर से लेके आपके पास स्लिट से लेके स्क्रीन के सेंटर तक फासला हो गया ई सी। स्क्रीन के सेंटर से लेके स्लिट्स तक का फासला हमारे पास हो गया ई सी। ये सेंटर ऑफ स्क्रीन है और ये हमारे पास स्लिट्स है ई सी। ये कहलाता है पॉइंट वेयर इंटरफेरेंस अकर्स। ये वो पॉइंट से पॉइंट पी जहाँ पे हमारा इंटरफेरेंस अकर्स होता है। तो स्क्रीन के सेंटर से लेके पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस तक का हमने फासला ले लिया वाई के बराबर। ठीक है जी, अब हम वही दैट द वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा हमने पढ़ लिया, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स ए बी डी पढ़ लिया, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स एल पढ़ लिया। अब हमने कहा कि हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना निकल के आया, बी डी। कैसे निकल के आया, कंसीडर अ पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन वेयर द लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम स्लिट्स ए एंड बी इंटरफेस सच दैट पी सी बराबर हो गया वाई के, ये हमने देखा। द वेव कमिंग फ्रॉम ए कवर द डिस्टेंस ए पी, जिसको R1 कहते हैं, and the wave coming from B cover the distance BP is equal to R2 such that PB is greater than P। आपको ये पता है कि ऊपर वाली रे छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, यानी PB बड़ी है। अगर आपने BP में से AP मालूम किया तो BD निकलता है आपके पास, यानी S बराबर है पाथ डिफरेंस R2 माइनस R1 BD के बराबर। अब हमने राइट एंगल ट्राइंगल देखा। राइट एंगल ट्राइंगल कौन था, कोने पर हमने राइट एंगल ट्राइंगल देख लिया भाई। ट्राइंगल क्या था हमारे पास, वो था ABD के बराबर। अब आपके पास AB का, अब उसके अंदर बेस क्या है हमारे पास, ए बी तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, बी डी हमारा परपेंडिकुलर है, और ए से लेकर डी तक हमारे पास बेस है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया बी डी और हाइपोटेन्यूज आ गया ए बी, बी डी अपॉन ए बी। अब आप ये देख सकते हैं कि बी डी हमारे पास जो है किसके बराबर है, पाथ डिफरेंस एस के बराबर है, और ए बी हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स हो गया, साइन थीटा एस अपॉन डी के बराबर हो गया। अच्छा, इसी तरह से हमने एक दूसरा ट्राइंगल बनाया हुआ जिसको हमने कहा था PEC। PEC में अगर हम देखते हैं कि साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी PC अपॉन
पीई के बराबर आपने ले लिया, पीसी बराबर है पीई के आपने बराबर लिया। अब हम आपसे ये कहते हैं कि पीसी अपॉन पीई के जब बराबर लिया तो पीसी आपको नजर आ रहा है डायग्राम में, जरा जाके आप देख सकते हैं कि पीसी बराबर है वाई अपॉन पी के। इन दिस सेटअप पीई तकरीबन बराबर है, इतना छोटा एंगल होता है थीटा के पीसी और सीई दोनों बराबर होते हैं। पीसी और सीई जब दोनों बराबर हुए तो पीई को आपने एल के बराबर ले लिया, साइन थीटा बराबर हो गया वाई अपॉन एल के। तो इक्वेशन 1 आई साइन थीटा बराबर एस अपॉन डी, और इक्वेशन 2 आई साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एल। कंपेयर करा है, वाई अपॉन एल इज इक्वल टू एस अपॉन डी, वाई बराबर आ गया एस एल अपॉन डी। तो वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास पोजीशन ऑफ इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस की पोजीशन आती है, ये हमारे पास इंटरफेरेंस की पोजीशन हम कह सकते हैं कि ये आ रही है वाई बराबर एस एल अपॉन डी, ये पोजीशन ऑफ इंटरफेरेंस आ रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन। अब कौन सा इंटरफेरेंस है इसको मजीद डिस्कस करते हैं। फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एस बराबर होता है एम लेमडा के, एस की जगह आपने एम लेमडा रखा तो वाई इज इक्वल टू एम लेमडा एल अपॉन डी, ये पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस है, इसके लिए एम बराबर होता है 0 1 2 3 एंड सो। फॉर डार्क फ्रिंजेस और कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क फ्रिंजेस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एस बराबर होता है एम प्लस हाफ लेमडा, तो आपके पास वाई इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लेमडा एल अपॉन डी हो गया। ये पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस हो गई, वाई की वैल्यू वही हो गई, एम की वैल्यू 0 1 2 3। सेंटर पे जो फ्रिंज बनती है वो जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज बनती है। अगर हम एम जीरो रखते हैं तो हमारे पास y इज इक्वल टू जीरो आता है, ये पोजीशन ऑफ जीरो ब्राइट फ्रिंज है। अगर हम m की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारी पहली ब्राइट, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे रखो, अगर हम m2 लेते हैं तो दूसरे ब्राइट। अच्छा, डार्क फ्रिंजेस में इसके थोड़ी सी अपोजिट बात होती है। ऑन द अदर साइड इफ वी कंसीडर डार्क फ्रिंजेस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डार्क फ्रिंजेस अगर हम m की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो ये हमें बताती है पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, क्योंकि डार्क फ्रिंज जीरो ऑर्डर की नहीं है, डार्क फ्रिंज फर्स्ट ऑर्डर की। अगर मैं m की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ये हमें सेकंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज का जिक्र करता है। हम बात करते हैं फ्रिंज स्पेसिंग की। फ्रिंज स्पेसिंग का मकसद होता है फ्रिंज की चौड़ाई, चाहे डार्क फ्रिंज हो या ब्राइट फ्रिंज हो, फ्रिंज की चौड़ाई एक ही होती है, चाहे ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क फ्रिंज हो, फ्रिंज की चौड़ाई एक ही होती है। और आपने देखा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो सेंटर आपके पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो सेंटर होता है स्क्रीन का वो हमेशा ब्राइट होता है, यानी सेंटर पे ब्राइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज स्पेसिंग, इसको कहा जाता है फ्रिंज स्पेसिंग का नाम दिया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज स्पेसिंग। या दो ब्राइट ले लें कंसेक्टिव या दो डार्क ले लें, दो ब्राइट के बीच में एक डार्क आएगी और दो डार्क के बीच में एक ब्राइट आएगी, तो दो ब्राइट के दरमियान फासला एक डार्क फ्रिंज की चौड़ाई और दो डार्क के दरमियान फासला एक ब्राइट फ्रिंज। फ्रिंज स्पेसिंग और थिकनेस ऑफ अ डार्क फ्रिंज, देखिए फ्रिंज स्पेसिंग और थिकनेस ऑफ अ डार्क फ्रिंज और अ ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल। फ्रिंज स्पेसिंग की बात करें या डार्क फ्रिंज की चौड़ाई लें या ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई करें, एक ही बात है। इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा वाई, बहुत सी किताबों में इसको डेल्टा एक्स भी लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसिडर अ ब्राइट फ्रिंज, हम ब्राइट फ्रिंज पहली ब्राइट फ्रिंज का जिक्र करते हैं तो ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला y इज इक्वल टू एम लेमडा एल अपॉन डी या एन लेमडा एल अपॉन डी। अगर मैं m की वैल्यू या n की वैल्यू 1 पुट करूं तो y1 इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन डी होता है। ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूं तो y2 इज इक्वल टू 2 लेमडा एल अपॉन डी हो जाता है। फ्रिंज स्पेसिंग क्या होती है, डेल्टा वाई, y2 माइनस y1 यानी कि 2 लेमडा एल अपॉन डी माइनस लेमडा एल अपॉन डी, यानी कि कितना आ गया लेमडा एल अपॉन डी। ये फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला है। सिमिलर रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर डार्क, इसके लिए यही रिजल्ट्स आ जाते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सपोर्ट करता है वेव नेचर ऑफ लाइट को। आपने ये पढ़ा, आपको यहाँ से ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन भी मिली, डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन का फार्मूला भी मिला, आपको यहाँ से फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला भी मिला। अब आई थिंक यू आर एबल टू डू द न्यूमेरिकल्स नंबर 2 एंड न्यूमेरिकल नंबर 3 फ्रॉम बुक। यू ऑल आर एलिजिबल टू परफॉर्म। ये करने के बाद आपको चाहिए कि अच्छी तरह समझे, समझने के बाद बुक के दो न्यूमेरिकल्स कीजिए। मैं यहाँ भी आपसे करवा सकता था लेकिन लेंथ ऑफ टॉपिक हमारे पास, लेक्चर की लेंथ बढ़ जाती, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया। आप लोग कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने
लेक्चर सुना। उम्मीद है कि आप लोगों ने लेक्चर सुना।